यस बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन या फिनोल या फिर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो बेंजीन के साथ हो तो उसके साथ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। इसे हम प्लस आर इफेक्ट में भी डालते हैं। अब आप समझो होता क्या है। ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं। इसका जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होता है तो ऑलरेडी इसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये वाला बॉन्ड रिपेल होकर इस कॉर्नर पे आ जाता है, बिल्कुल जैसे हमने +1 में किया था। तो नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया। अब ये मूव करता है, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए चार्ज मूव करेगा। ये चार्ज मूव करके यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये रिपेल हो जाएगा। फिर नेगेटिव यहाँ आ गया, देखो ऑर्थो पे आ गया, पैरा पे आ गया। ये भी रिपेल हो गया इधर, फिर यहाँ, तो ये इधर आ गया नेगेटिव। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस स्ट्रक्चर में एक खासियत है। क्या खासियत है, क्या रिजल्ट है? तो हम यहाँ से हम 2 रिजल्ट बनाएंगे, और जो हम एक नोट की फॉर्म में ये बनाने वाले हैं रिजल्ट। नोट वन। नोट वन में हम ये बता रहे हैं कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमें बेंजीन के कार्बन में और हेलोजन के बीच में हमें डबल बॉन्ड करैक्टर मिला है। कौन सा करैक्टर मिला है बेटा, ये याद रखना, कौन सा करैक्टर? डबल बॉन्ड करैक्टर। कीप इन माइंड, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जब हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाली देखो ध्यान से, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बेंजीन के कार्बन में और हेलोजन में हमें डबल बॉन्ड मिला, या कोई और भी ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड करैक्टर मिलेगा। अब डबल बॉन्ड करैक्टर मिलने से इसका एक बेनिफिट है कि ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा ही नहीं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का ये Cl तोड़ना चाहें या कुछ और ग्रुप हो ऐसे, उसको हम तोड़ना चाहें तो हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं तोड़ पाते, इस तरह का हमें क्वेश्चन आता है कि हम उसे क्यों नहीं तोड़ पाते। तो उसका आंसर यही है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो कार्बन और आपका हेलोजन में डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, तो डबल बॉन्ड करैक्टर होने के कारण ये टूट नहीं पाता, तो डबल बॉन्ड करैक्टर, ये पहला पॉइंट। दूसरा नोट, अगर बेंजीन के साथ डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, अगर बेंजीन के साथ डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो हमारा जो ये डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे हमारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या वो पैरा पे। 2 ऑप्शन है, या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या वो कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे। तो ये रिजल्ट है कि डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑर्थो और पैरा पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जस्ट कीप इन माइंड, जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। लो बेटा, नोट करके डन बोलो, जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और नोट करके डन बोलिए प्लीज। तो हमने ये रेजोनेटिंग वाला कंसेप्ट समझ लिया, जिसमें हमने खासकर समझा है डबल बॉन्ड करैक्टर, और हमने समझा है डोनेटिंग ग्रुप होने से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डबल बॉन्ड। जो अभी हमने डबल बॉन्ड पढ़ा ना, इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आपको हमें क्वेश्चन की फॉर्म में करवाएंगे। लिखिए जरा कॉपी में, और इसको आप लिख लीजिए स्टार लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप स्टार बनाइए, लिखिए। क्वेश्चन देखो क्या बनेगा यहाँ पे। इसको अगर हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में बनाएं तो क्वेश्चन बनेगा कि अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। ये क्वेश्चन है आपका, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई, ये चीज है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी यहाँ पे हमने दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताई। तो अब मैं इसको समझाने से पहले एक बार मैं इसको शॉर्ट में बता दूं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा अराइल हैलाइड है। तो मैं यहाँ थ्योरी ना लिख के ना क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। अराइल हैलाइड है, इट इज लेस रिएक्टिव। अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। देखो आंसर में देखो क्या होता है, अगर ये RX होता और हम इसकी किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे सीधा अटैक करता और ये वाला बॉन्ड टूट जाता और हमें प्रोडक्ट मिल जाता R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। बट यहाँ पे हमारे पास जो है टॉपिक ये है हेलो एरीन। अब हेलो एरीन में हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि कार्बन और हेलोजन में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कौन सा करैक्टर आ गया? डबल बॉन्ड करैक्टर। अब अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा। बट अंडर नॉर्मल कंडीशन ये इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, मतलब नो रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन में ये नो रिएक्शन है, यही तो क्वेश्चन बनाया हमने। देखो ए पार्ट समझाया, बी पार्ट समझाया, समझो। अगर हम हेलो एरीन की हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है, व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कितनी चीजें दिखाई आपको, दो रिएक्शंस दिखाए, एक में नॉर्मल हेलो एल्केन दिखाया, एक में हेलो एरीन दिखाया। यहाँ पे रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तोड़ ही नहीं पाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है। तो अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस डाल दो, सी केस मान लो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। आप इसकी किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर दो, लेटर से NaOH, है ना, हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, OH नेगेटिव ले लेते हैं एक तरह से समझाने के लिए। तो अगर मैं सिंपल ऐसे रिएक्शन कराऊं तो नो रिएक्शन। अगर मैं टेम्परेचर डाल दूं 623 केल्विन, प्रेशर डाल दूं 300 एटमॉस्फेयर, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। मतलब अब ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि आपने एनर्जी इतनी दे दी कि अब ये तोड़ लेगा, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर होगा ना उसको तोड़ लेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा फिनोल। इस केस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनोल और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा टूट के। तो आई होप अभी आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया। लो फिर से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते, क्यों नहीं देते? तो इसके बहुत सारे रीजन है, इसमें से एक रीजन ये है क्योंकि इसके कार्बन में और बेंजीन और हैलोजन में डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। जो डबल बॉन्ड करैक्टर नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटेगा, हमें एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ेगी, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं टूटेगा, इसलिए नो रिएक्शन। बट अगर हम ये सेम रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में एट दिस कंडीशन करें तो आपने एक्सट्रीम कंडीशन दे दी, मतलब इतना टेम्परेचर दे दिया और इतना प्रेशर दे दिया कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये अटैक कर जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन आप नहीं दोगे तो ये अटैक नहीं होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस जो हम कर रहे थे। लो जी, अब देखो क्वेश्चन था जो हमारा, इसी को समझते हैं कि अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो उसमें पहला रीजन है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मैंने बता दिया अभी कि रेजोनेंस में डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए नहीं देगा। ये सबसे बेसिक रीजन और सबसे पहला रीजन है। तो CCl बॉन्ड मतलब इसका CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। एज अ रिजल्ट, ये लाइन को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि रीजन क्या है डबल बॉन्ड आने का, ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दो तो बहुत अच्छा है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज इज इन हैलोएरीन इज डिफिकल्ट, मतलब बॉन्ड टूटेगा नहीं। देन हैलो एल्केन्स तो मैंने पीछे दिखाया, देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो एक रीजन हो गया। अगर एक मार्क में क्वेश्चन आया ना तो एक रीजन दे दो, बट एक से ज्यादा मार्क का आया, 2 मार्क का आया, फिर आपको टोटल 4 रीजन देने पड़ेंगे। दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। तो देखो मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है, ये आपका RX है और ये आपका बेंजीन X है। तो अगर आप RX को देखो ध्यान से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं X लिख देता हूँ ये, तो अब आप इजीली समझ पाओगे। देखो जो यहाँ पे कार्बन है ये पूरे 4 बॉन्ड बना रहा है जिसमें सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो हमने +1 में सीखा है अगर सारे सिग्मा हो 4 के 4 तो हाइब्रिडेशन sp3, और हाइब्रिडेशन sp3 का मतलब s करैक्टर 25%। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और 3 बॉन्ड होंगे, तो हम यहाँ पे सिग्मा काउंट करेंगे, डबल को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp2, मतलब मोटा मोटा ये याद रख लो कि इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडेशन है, बेंजीन वाले ठीक है। कार्बन की sp2 है।
तो S की परसेंटेज 33% है, तो S परसेंटेज ज्यादा है। तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि अगर S परसेंटेज ज्यादा हो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे S करेक्टर कम है, लेस स्ट्रॉन्ग है, तो एक रीजन ये होगा। मेन रीजन रेजोनेंस ही है, और साथ में हम रीजन बता रहे हैं अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो। ये भी रीजन क्लियर हो गया। तीसरा रीजन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल cation इन केस ऑफ हेलोएरीन। अब the phenyl cation formed as a result of self ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out। अब देखो अगला क्या कह रहा है। अगला जो थर्ड केस है, थर्ड केस में कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास हेलोएरीन है, मान लेते हैं ये टूट गया। हम ये मान लेते हैं कि ये जो हेलोएरीन है ये हमारा टूट गया। तो अगर ये टूट जाएगा तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C6H5+, साथ में मिलेगा हमें हैलोजन नेगेटिव। अब क्या है कि ये स्टेबल नहीं है, ये जो फिनाइल कटायन है ना, इसको हम कहते हैं फिनाइल कटायन। दिस इज कॉल्ड फिनाइल कटायन, दिस इज कॉल्ड फिनाइल कटायन। और जो फिनाइल कटायन बनेगा इट इज नॉट स्टेबल, तो ये रिएक्शन वापस हो जाएगी। तो अगर ये स्टेबल होगा तब तो ये टूट के बॉन्ड बना सकता है, बट इट्स नॉट स्टेबल, तो एक रीजन ये भी है, ये स्टेबल ना होने के कारण वापस हो जाएगी रिएक्शन और हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। लास्ट केस, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन। अब देखो एक चीज और, जो आपका ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पे समझो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। अब किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिपल्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल को नहीं होगी रिपल्शन। यहीं पे हम समझते हैं एक और केस करके, केस नंबर 3, जो वो बता रहा है रिपल्शन वाला केस। देखो बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन जुड़ने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मान लीजिए किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो जब ये अटैक करेगा तो रिपल्शन हो जाएगी, यहाँ पे अटैक करेगा तो भी रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, क्यों रिपल्शन होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है बिकॉज ऑफ डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये एक रीजन है हमारा लास्ट वाला। तो देखो दोबारा, because of possible repulsion, it is less likely for the electron-rich nucleophile to approach electron-rich arenes। arenes मतलब आपका benzene ring। चलिए इसे नोट कर लीजिए, it is very very important। नोट करके मुझे डन बोलिए। सो लेट अस डिस्कस these questions। देखो मेन हमारा पर्पस क्या है कि आपको कुछ हम समझा दें और समझाने के बाद आप क्वेश्चंस कर पाए, यही हमारा मेन पर्पस है। क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं हमारा कराया हुआ क्वेश्चन ही आए, कंसेप्ट वही आएगा जो हमने कराया, बट क्वेश्चन को एग्जामिनर बहुत ज्यादा घुमा फिरा के डाल सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो इसका आंसर ना डायग्राम में छुपा है। देखो आपको हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, ये डायग्राम है हमारी क्लोरोबेंजीन की, और ये हमारी जो डायग्राम है साथ में ये है हमारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल। अब हमें पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बनेगा तो ये पास में आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो पोलैरिटी ज्यादा रहेगी, पोलैरिटी ज्यादा रहेगी तो डायपोल मोमेंट ज्यादा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के कारण डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड में क्यों नहीं हमारा डबल बॉन्ड बनेगा? क्या दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? साइक्लो, सर जो हमारा सेकंड कंपाउंड है उसमें हमारा डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा? बेटा बेंजीन नहीं है ना, बेंजीन नहीं है इसलिए नहीं बनेगा डबल बॉन्ड। ओह डबल बॉन्ड ठीक है बेंजीन ठीक है के ठीक है। साथ ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने के कारण ये रेजोनेंस करते रहते हैं और ये इसके बीच में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होती। तो आप सिंपल बोलो कि साइक्लोहेक्साइल में नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ये मैंने डायपोल का निशान लगाया है ऊपर, ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है। यहाँ पे आप बोलिए कि यहाँ पे रेजोनेंस होती है, तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करैक्टर हो जाएगा, जिस कारण डायपोल इसका कम हो जाएगा। बस यही आंसर है। The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride because in chlorobenzene, due to resonance, there is a double bond character and dipole decreases. Whereas in cyclohexyl chloride, there is no resonance, hence dipole moment is more. बस इतना आ जाएगा।
सो अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व होता, क्यों इमिसिबल है, बिकॉज इट फॉर्म्स वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस मोटा सा आंसर लिखा जाएगा, बिकॉज आर एक्स फॉर्म्स वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस ये 1 मार्क का है। बिकॉज एल्काइल हैलाइड आर एक्स फॉर्म्स वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बहुत वीक बनता है, जो इसके अपने खुद के बॉन्ड से भी वीक होता है, तो इसका खुद का स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इमिसिबल होता है, डिसॉल्व ही नहीं होता। ओके, लेट अस डिस्कस इट थर्ड क्वेश्चन। Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions. Why? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Grignard reagent होता है R, बोलो क्या होता है बेटा Grignard reagent? RMgNG। ये Grignard reagent है, कहता है it should be prepared under anhydrous condition. Why? Because अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा Mg रिएक्ट हो जाएगा तो सर। यस, जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये चीज तो निकल जाएगी बाहर और ये RH जुड़ जाएगा आपस में, ये RH आपस में जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा RH। RH मतलब हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। अगर ये CH3 होगा तो CH4 हो गया ना, हाइड्रोकार्बन। दूसरा प्रोडक्ट बेटा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये थ्योरी बन जाएगी। Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition because when it comes in contact with moisture it changes itself into hydrocarbon। चलिए इसको लिखिए, प्रॉपर तरीके से लिखिए कॉपी में और डन बोलिए मुझे, डिस्कस करूंगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। The treatment of alkyl halide RX with aqueous KOH leads to the formation of alcohol। अगर हम RX की रिएक्शन अल्कोहलिक QH से करें तो हमें मिलेगा ROH अल्कोहल। बट अगर हम ये सेम रिएक्शन अपना अल्कोहलिक से करें, एक्वस और अल्कोहलिक, तो हमें मिलता है एल्कीन, डबल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें एल्कीन क्यों मिलता है और यहाँ पे हमें अल्कोहल क्यों मिलता है? तो देखो मैंने आपको बताया था, एक्वस का मतलब है आपने इसको पानी में डाल दिया, आपने इसको पानी में डाला तो K प्लस और OH नेगेटिव बनेगा, और OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो Cl को हटा देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। बट अगर आप अल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो अल्कोहलिक KOH का मतलब है अल्कोहल प्लस KOH। तो अल्कोहलिक KOH में KOH के आयंस नहीं बनेंगे, बट जो अल्कोहल है ना ROH, ये आयन बनाएगा जिसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड, RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, साथ में H प्लस बनाएगा। अब जो ये एल्कोक्साइड है ना, ये एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल कम है, बेस ज्यादा है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है बट वीक न्यूक्लियोफाइल है। और आपका जो बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना वो एलिमिनेशन करवा देगा। देखो अब मैंने थ्योरी क्या लिखी है, इसको फटाफट नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। In aqueous KOH solution, KOH ionized to give OH negative ion, which is a strong nucleophile। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर आप aqueous में डालोगे तो OH negative strong nucleophile है, बेस नहीं है, वीक बेस है। Brings about substitution, strong nucleophile। और हमेशा याद रखो, अगर कोई strong nucleophile होगा ना तो वो हमेशा सब्सटीट्यूशन करेगा। उसके नीचे मैंने और एक रीजन दिया हुआ है, वो मर्जी है याद करो चाहे ना करो। तो इसमें मैंने रीजन में और क्या दिया हुआ है देखो, हाइड्रेटेड OH, क्योंकि आपने पानी में डाला इसको, तो हाइड्रेटेड OH का बेसिक करैक्टर कम हो जाता है, जिस कारण वो आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बनता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, इन अल्कोहलिक KOH RO नेगेटिव, RO नेगेटिव को कहते हैं एल्क ऑक्साइड। ये था ना एल्क, एल्क ऑक्साइड। देखो R को एल्क कहते हैं, O को ऑक्साइड कहते हैं, तो नाम बन गया एल्क ऑक्साइड। ध्यान से सुनो, R इज एल्क, O इज ऑक्साइड, क्या बन गया? एल्क ऑक्साइड। In alcoholic KOH, alkoxide being much stronger base, ये stronger base है, न्यूक्लियोफाइल वीक है, then OH negative preferentially, तो क्या करेगा? एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो इसलिए वो HCl हटा देता है, क्योंकि वो बेस है, तो बेस को न्यूट्रल होने के लिए एसिड चाहिए, तो ये एलिमिनेशन कर देता है, एंड फ्रॉम RX टू फॉर्म एल्कीन। लो जी नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।